बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन, कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। देखो, स्वागत तो रही और रहेला, लेकिन स्वागत तो एक बात, लेकिन दूसर बात ये है कि रौरमन के सावधान करे के है। सावधान ये बात के करे के है किसान भाई बहन मन कि कोरोना काल एखन खत्म नहीं भेलक, तनिकन कम हो जाए से ले रौरमन से आरजू है, विनती है, प्रार्थना है कि रौरमन 2 गज कर दूरी बनाए के रखू, मास्क जरूर पिंधू, हाथ के साबुन से सैनिटाइजर से जरूर धोवो और अपन छुआ मन कर विशेष ध्यान देव। तो किसान भाई बहन मन, चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाए कर आगे हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा हरित ग्राम योजना से लाभान्वित हो रहे हैं ग्रामीण परिवार। सूकरों को स्वाइन फीवर रोग से बचाव के लिए कराएं टीकाकरण। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। देश में हुए लॉकडाउन के चलते अपने राज्य वापस आए कृषकों और मजदूरों के साथ ही राज्य के ग्रामीणों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने कई नई योजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें से एक है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना के तहत राज्य के 5 लाख ग्रामीण परिवार को आम, अमरूद, नींबू इत्यादि फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। साथ ही उन पौधों को लगाने के लिए संसाधन भी मुहैया कराया जा रहा है। सूकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सूकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग सूकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। खरीफ में मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये खरीफ मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। अमरूद के बागानों में इस समय फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है। अमरूद के पक जाने की स्थिति में फल मक्खी फलों में छेद कर उसमें अंडे दे देते हैं, जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। फ्रूट फ्लाई ट्रैप फल मक्खी के नियंत्रण का सबसे आसान उपाय है। यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो 2 मिलीलीटर मेलाथियान दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से अमरूद की फसल से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू
अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो सुकर पालक मन ले बहुत सुंदर है कि देखो बरसात कर दिन में सुकर में होवे वाला संक्रामक रोग और उकर निदान कर बारे में। तो देखो कि बहुत सा सुकर पालक है मन परेशान हो जाना कि हमार सुकर के बीमारी हो गलक, बुखार लग गलक, फ्लू हो गलक, तो का करब, तो उमन का समझ नहीं आवेला। तो कहे कर मतलब अगर रौरमन के इकर निदान चाहिए तो चलू इके रौरमन के फीचर कर माध्यम से रौरमन के जानकारी दिवा थी। बारिश के मौसम में पशुओं को कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। अन्य पशुओं की तरह सूकरों में भी बरसात के मौसम में विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जानकार कहते हैं कि यदि सूअर कई घंटों तक खाने या पीने में रुचि नहीं दिखाता हो और सूकर तेजी से सांस लेता हो तो उन्हें दस्त होता है। यदि सूकर अपने झुंड से अलग होकर हमेशा अकेला रहता है, यानी हिलता नहीं है और ज्यादातर समय सोना पसंद करता है, ऐसे किसी भी लक्षण दिखने पर समझ जाएं कि सूकरों को बीमारी हो रही है। नमस्कार साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको बताते रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में, जहां हम बातें करेंगे डॉक्टर संजय कुमार से और इनसे जानेंगे कि बरसात के दिनों में सूकरों में होने वाले रोग एवं उसके बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग बात करेंगे बरसात के मौसम में होने वाले सूकरों में संक्रामक रोग और उनसे बचाव कैसे करें, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले जो ये हम लोग का बरसात का जो मौसम होता है गर्मी के बाद, इसमें ये ना केवल बढ़ोतरी में कमी आती है बल्कि चूँकि चारों तरफ मौसम जो होता है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, आर्द्रता ज़्यादा रहती है, गंदगी ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियों का होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा पशुओं में दिखाई देती है। और इसमें जो होने वाली प्रमुख बीमारी है, सबसे पहला है गला घोटू। इसमें जानवरों का, सूकरों का गला फूल जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और सांस नहीं लेने के वजह से खाना पीना बंद कर देती है, बुखार बढ़ जाता है और जानवर दम घोट करके जानवर मर जाता है। तो ये जो गला घोटू है, इनसे बचाव हो तो किसानों को चाहिए कि वो बरसात से पहले टीका ज़रूर लगा लें, और टीका अगर ना लगाए हैं और हमारी ये बीमारी अगर हुई है तो सल्फा ड्रग्स जो है उसका वो इंजेक्शन के रूप में या गोली के रूप में सेवन डॉक्टरों की सलाह से लेनी चाहिए। सूकरों में जो बरसात के मौसम में आमतौर पर बीमारियां होती हैं, उनमें सूकर ज्वर, सूकर चेचक, खूर मुंह पका, एनिये पिल्ही ज्वर, एरीसीप्लेस, यक्ष्मा, पेचिस, परजीवी जय और पोषाहार संबंधी रोग हैं। इसमें जो सूकरों की जो होती है जांघ होती है, जहाँ मांस ज़्यादा रहती है, वहाँ पर इसमें मवाद भर जाता है, पीप भर जाता है और उसके चलते वो जहर के वजह से पूरे शरीर को बुखार आ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है और फिर उस जहर के वजह से हमारा पशु जो है, सूकर जो है, मरने लगता है। तो इससे भी बचाव हेतु तो सूकरों को गर्मी के ऋतु में ही, बरसात से आने से पहले, वो टीका लंगड़िया का ज़रूर से ज़रूर लगा ले। और ये दोनों टीका 2 ml चमड़े में लगती है। उसके बाद जो तीसरे जो संक्रामक बीमारी देखने की मिलती है पशुओं में, सूकरों में, वो है आपका स्वाइन फीवर, सूकर प्लेग, और इसमें जिसको हॉक कोलरा भी बोलते हैं। और इसमें जो है पशु काफ़ी सुस्त हो जाती है, एक जगह बैठ जाती है, चलना फिरना बंद कर देती है, एकदम एक के ऊपर एक चढ़ करके वहाँ खड़े रहती है और फिर पशु खाना पीना छोड़ करके, बुखार करके, और फिर वो हमारा पशु मरने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा संख्या में पशुओं की मरने की यहाँ पर समस्याएं देखी जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि भी बरसात से पहले या इस समय अपना वो हॉक कोलरा का, स्वाइन फीवर का 1 ml टीका चमड़े में ज़रूर से ज़रूर लगा लें। इससे न केवल उनकी मृत्यु दर में कमी आएगी बल्कि बढ़ोतरी भी अच्छी होगी। और इसमें अगर हॉक कोलरा होता है तो हम लोग डॉक्टर लोग इसकी इलाज से, चूँकि ये विषाणु जनित रोग है, तो इलाज से बचा भी नहीं पाते हैं। पशु विशेषज्ञ कहते हैं कि सूकर ज्वर, जिनमें कि तेज बुखार, दस्त आना, सांस लेने में कठिनाई, शरीर पर पीला या फिर लाल धब्बे निकलना लक्षण है। जरूरी है कि इन बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर
टीका लगवा देना चाहिए। खुर मुंह पका जैसा कि नाम से ही तय है कि इसमें सुअर का लंगड़ा कर चलना लक्षण है। छोटे छोटे घाव भी होते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और इसके बाद चौथी जो बीमारी हमें सुकरों में देखने को मिलती है वो है आपका खुरहा का। गाय में जनरली होता है, लेकिन इनको भी खुरहा में भी आपका सुकरों में देखने को मिलती है। और इसमें मुंह में फफोला पड़ जाता है, छाला पड़ जाते हैं, पैर में घाव हो जाते हैं और छाला के वजह से पशु सुकर जो है खाना पीना छोड़ देता है और फिर हमारा कमज़ोर होकर पशु मर जाता है। तो इससे बचाव हेतु भी पशुओं को टीका ज़रूर से ज़रूर खुरहा का 1 ml चमड़े में लगा लें। और इसके बाद जो हमारा देखा जाता है, चूँकि गंदगी काफ़ी ज़्यादा रहती है जिसके वजह से चर्म रोग की भी समस्याएं हमें सुकरों में देखने को मिलती है। इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे एक नाद बना लें और नाद में आप कुछ क्रूड ऑयल जैसे कि टर्पंटाइन ऑयल हो गया, नीम हो गया, करंज का तेल है, और उसमें 1 से 2 बार उसको घुलटनियाँ ज़रूर करवाएं दिन में, तो ताकि जो इनका तेल का असर के चलते हमारा शरीर में जो चर्म रोग की समस्याएं हैं वो कम हो जाए, रुखड़ापन कम हो जाए और कुछ आपका जो पैरासाइट्स है, बाह्य परजीवी है, टिक है, माइस है, अगर वो है तो वो भी कम हो जाती है। सुकरों में खौरा नामक बीमारी अधिक होता है जिसके कारण दीवालों में सुकर अपने आप को रगड़ने लगता है। इसके बचाव के लिए सुकर गृह से सटे घूमने के स्थान पर एक खंभा गाड़ कर कोई बोरा इत्यादि लपेटकर उसे गंधक से बने दवा से भिगो देना चाहिए। जानकार कहते हैं कि सुकरों के पेट और आंत में रहने वाले परोपजीवी जीवों को मारने के लिए प्रत्येक माह पशु चिकित्सक से सलाह लेकर परोपजीवी मारक दवा पिलानी चाहिए। दाना जो दे रहे हैं, दाना भी आपको चाहिए कि वो स्वच्छ दाना हो, फफूंद जनित दाना ना हो। बहुधा क्या होता है कि चूँकि ये सुकर जो मोनोगैस्ट्रिक होते हैं, एक पेट का होता है, तो इनका जो आहार होता है वो मुख्यतः दाना होता है और वो दाना एक पशुपालक इकट्ठा करके रखते हैं और बरसात का सीजन में अगर सीलन पड़ गया, कहीं पानी आ गया तो उसमें फफूंद भी लग सकती है और वो अगर फफूंद से लगा हुआ दाना अगर खा रहे हैं तो उसमें बहुत सारा पेट से जनित उसमें बीमारी देखने को मिलती है और वो कभी कभी मृत्यु का भी कारण बन सकती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि वो दाना जो हो साफ़ हो, सूखा हो, किसी तरह का फफूंद से रहित हो, ताकि वो उनका बढ़ोतरी और पैदावार जरूर हो। तो किसान भाई बहन मन, चलो हम अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसरी जानकारी की ओर। दूसरी जानकारी है वो है नील हरित शैवाल कर उत्पादन विधि कर बारे में, है नहीं। तो कहे का मतलब है कि नील हरित शैवाल जो है कि साइनोबैक्टीरिया भी कहें ना, इके लोग अपन प्लांट बना के एकर उत्पादन भी करत हैं। अब एकर उत्पादन से देखो कि दुधारू पशु मन के फायदा होवेला और एकर से धान फसल में और फायदा होवेला, एकर से फसल बहुत बढ़िया होवेला, है नहीं। तो इकर पूरे जानकारी के लिए हमरे चलत ही हमरे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी कि नील हरित शैवाल है, इकर बारे में विशेष जानकारी दे। इस कार्यक्रम में हम पशुपालन और कृषि से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम दुमका में उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र में। इस समय मेरे सामने डॉक्टर जयंत कुमार लाल उपस्थित हैं जो नील हरित शैवाल के उत्पादन की विस्तृत जानकारी देंगे। आखिर में इसकी उत्पादन कैसे होता है। नील हरित शैवाल जो है एक फाइलम है जो कि जीवाणु फाइलम है, जो कि सूर्य के प्रकाश में वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। और चूँकि ये जो है इसको अंग्रेजी में इसका वैज्ञानिक नाम करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया है, और चूँकि ये नीले कलर का होता है इसीलिए इसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या जो है, जैसे धान के खेत में खास कर इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पानी स्थिर रहता है, और वो धान के खेत में इसको डालने से क्या होता है कि ये करीब करीब वातावरण से लेके 30 किलो नाइट्रोजन जो है पौधे को, धान के पौधे को उपलब्ध कराता है। मतलब 30 किलो नाइट्रोजन समझ सकते हैं कि 66 किलो यूरिया के बराबर हुआ। इस तरह हम लोग जो रासायनिक के रूप में, यूरिया के रूप में जो हम नाइट्रोजन पौधे को देते हैं उसमें हमारी बचत होती है, इसीलिए इसका बहुत ही मुख्य कारण है। इसके साथ साथ जो है ये मिट्टी के, धान के खेत की मिट्टी के जो है उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है, उसके जो है उसका भौतिक गुण को भी उसमें वृद्धि करता है। तो ये इसका मुख्य काम है।
अब किसान भाई इसका हम उत्पादन कैसे करेंगे? ये सभी किसान अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका उत्पादन जो है सालों भर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट का जो है एक ट्रे बना सकते हैं, जैसे कि 2 मीटर लंबा हो गया, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा, इतना एक ट्रे बना सकते हैं। या अगर आप ट्रे नहीं बना सकते हैं तो अगर ईंट और सीमेंट का एक आप नाद बना लीजिए, इसी साइज़ का, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो एक अब ज़मीन में आप गड्ढे बना सकते हैं इस साइज़ का, और उसको एक प्लास्टिक से जो है पॉलीथीन से कर देते हैं, क्योंकि उसमें पानी रुकना चाहिए, पानी स्थिर होना चाहिए। ये करने के बाद उसमें करीब करीब हम लोग 10 किलो दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। 10 किलो दोमट मिट्टी उसमें बिछा देते हैं और करीब जो है उसमें हम लोग 2 किलो के आसपास सुपर फॉस्फेट खाद मिलाते हैं, SSP मिला देते हैं। और एक रसायन आता है जिसका नाम सोडियम मोलिब्डेट है, वो 2 ग्राम उसमें मिला के अच्छी तरह मिट्टी में मिला के उसको बिछा देते हैं। अगर हमारी मिट्टी लाल है, मतलब अम्लीय है, तो उसमें हमको इसके अलावा 1 किलो चूने का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिससे कि मिट्टी की जो है pH जो है थोड़ा बढ़ जाए। और इतना करने के बाद उसमें क्या करते हैं कि पूरे पानी भर देते हैं, नाद में पूरा पानी भर देते हैं, ट्रे में पूरा पानी भर देते हैं। अब पानी भर के छोड़ देते हैं थोड़ी देरी के लिए, कि जब तक जो मिट्टी जो था नीचे आराम से बैठ न जाए। जब नीचे वो बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है, तब हम लोग जो है नीलहरी शैवाल का जो कल्चर होता है, जो कि आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी ये मिलता है, उसको लेके हम लोग पानी की सतह पे उसको भुड़काव करते हैं। एक मुट्ठी लेके उसको भुड़काव, बढ़िया से भुड़काव कर देते हैं। और इस ट्रे को या जो नाद बनाए या जो गड्ढा बनाए, इसमें उसको ऐसे जगह बनाते हैं जहाँ धूप अच्छी तरह से धूप आवे, कड़ी धूप में वो आता है, उस पर धूप पड़ना चाहिए। इसको ये करने के बाद उसमें हम लोग उसको डेली वॉच, रोज़ समय का क्या है, रोज़ उसमें हम लोग पानी की सतह को उसको हम लोग को मेंटेन करना है। उसमें पानी हमेशा कभी दे देना है, पानी सूखे नहीं। जब ये रहेगा तो देखिएगा धीरे धीरे जो है शैवाल का परत जो होता है वो उस पर विकास बढ़ने लगता है। और आप देखिएगा 7 से 10 दिन के अंदर बहुत मोटा परत उस पानी के ऊपर में जम जाता है, हरे रंग का परत जम जाता है। जब देखिएगा पूरा परत जम गया, मोटा हो गया, तो उसमें हम लोग पानी देना बंद कर देते हैं कि पानी वो सूखे। तो धीरे धीरे धूप में होते तो पानी सूख जाता है। पानी सूख जाता है तो ये जो मोटा परत जो हमारा शैवाल का बन गया है, जिसको हम लोग देसी भाषा में काई भी कहते हैं, वो नीचे परत दर परत मिट्टी पे जम जाता है। जब मिट्टी में जम जाता, सूख जाता, तो उसको अच्छी तरह से खरोंच के हम लोग उसको एक साफ़ बर्तन में या पॉलीथीन बैग में या बोरा में, किसी में साफ़ बर्तन में उसको जमा कर लेते हैं। उसके बाद पुनः उसमें हम लोग पानी भर देते हैं। ये क्रिया हम लोग 2 से 3 बार, एक बार जब मिट्टी भरते हैं तो 2 से 3 बार ये क्रिया करते हैं। और 2 से 3 बार ऐसे हम लोग ये नीलहरी शैवाल का उत्पादन निकालते हैं। जब 2-3 बार के बाद फिर हम लोग ट्रे में क्या करते हैं, मिट्टी को बदल देते हैं और फिर पुनः वही क्रिया को दोहराते हैं। इस तरह अगर आप चाहें तो सालों भर इसका उत्पादन कर सकते हैं। ये बहुत ही आपका सिंपल विधि है जिसको कि हर किसान अपने घर में इसका उत्पादन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसका उत्पादन हम क्यों करें, इससे हमारा क्या फ़ायदा है? तो किसान भाइयों, ये जो है एक जैव उर्वरक है ना, जिसको जीवाणु खाद कहते हैं। ये जीवाणु खाद हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अगर धान की खेती करते हैं, खासकर नीचे की ज़मीन में जहाँ पानी हमारा रहता है भरा हुआ खेत में, तो प्रति हेक्टेयर हम लोग जो है 10 किलो ये नीलहरी शैवाल का धान के रोपने के 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह से 10 दिन के बाद उस धान के खेत में इसका भुड़काव कर देते हैं। और धीरे धीरे ये जो है काई जो है, ये शैवाल जो है पूरे खेत पे छा जाती है। एक बात और ध्यान देने की बात है, इस पे जो है किसी भी कीटनाशक का या रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसको दे देने से हम कीटनाशक कैसे प्रयोग करें, ये सब सवाल आवे, तो ये सिर्फ बात समझ लीजिए कि इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। आप आराम से किस भी दे सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर हम 2 से 3 बार एक खेत में इसका उपयोग करते हैं तो हमारा क्या उस खेत में ये जो है स्थापित हो जाता है और पुनः जो है उस खेत में कभी इसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं। जब भी उस खेत में पानी जमा होगा ये अपने आप उसमें ये फैल जाएगा। और इससे क्या है कि
ये हमारे धान के फसल को 30 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर जो है वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है वो उपलब्ध कराता है, और हमारा इस तरह 66 किलो नाइट्रोजन की यूरिया की बचत होती है। तो किसान भाई बहन मन बताओ, आज कर ये दुयो जानकारी रोल मिलक ये कैसन लागलक? बेस है नहीं तो बेसे जानकारी तो रोल मन के लाइन के देवीला, और यहो कहिला साथ में कि देखो रोटिन कोई जानकारी है तो हमरे मन के देव। अब जब जानकारी देवे के है तो पता के तो लिखे पड़ी नहीं, तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।